9 साल बाद भी ये सवाल अनसुलझा है कि आरुषि और हेमराज की हत्या किसने की। जब पीछे पीछे गया तो लड़की को चादर उठा के दिखाया कि गला कटा हुआ है। इस केस को अगर देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 15 मई 2008 की रात जब नुपुर और राजेश तलवार अगले दिन ऑर्गेनाइज की गई अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि वो काली रात उनकी बेटी की जिंदगी की आखिरी रात होगी। अगली सुबह इस घर में जो हुआ वो एक ऐसा भयानक मंजर था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 16 मई 2008 की सुबह राजेश और नुपुर तलवार की बेटी जिस हाल में अपने बेडरूम में मिलती है, उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और अजीब बात तो ये भी थी कि घर का नौकर हेमराज भी रातों रात गायब हो जाता है। अब तक के सबसे मिस्टीरियस केस में से एक आरुषि मर्डर केस, जहां 14 साल की आरुषि के साथ जो हैवानियत हुई उसने सभी के दिलो दिमाग को हिला दिया। इस केस को बार बार क्लोज करके रीओपन किया गया, लेकिन हर बार नए सबूत और नए गुनाहगार सामने आते गए और पुलिस और सीबीआई की हर कोशिश नाकामयाब होती गई। क्या थी आरुषि मर्डर केस की सच्चाई? क्या आरुषि ने सुसाइड किया था या फिर ये आरुषि के पिता राजेश तलवार के किसी दुश्मन का काम था? और आखिर कहाँ गायब हो गया था उनका नौकर हेमराज? क्या वही था इस केस का मुख्य आरोपी? आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी सच्चाई, जिसमें मौत और षड्यंत्र का एक ऐसा महाजाल बुना गया जिसने इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया और एक मासूम हैवानियत का शिकार बन गई। इस कहानी की शुरुआत होती है 15 मई साल 2008 से। राजेश तलवार नोएडा के जलवायु अपार्टमेंट L32 में रहते थे। सुबह का समय था। आरुषि अपने स्कूल जाने की तैयारी करने लगी। 16 मई आरुषि के स्कूल का आखिरी दिन था, क्योंकि उसके बाद आरुषि के स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां पड़ने वाली थी। तो गर्मियों की छुट्टियों से पहले आरुषि का प्लान अपने दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का था। वैसे तो आरुषि का बर्थडे 24 मई को आता था, इसलिए 15 मई की रात करीब 10 बजे वो और उसके पेरेंट्स पहले ही उसकी बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे थे, जिसके कुछ देर बाद राजेश और नुपुर तलवार अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। साथ में आरुषि भी अब सोने की तैयारी करने लगती है। रात के करीब 12 बजे राजेश अपने किसी जरूरी काम में लगे थे और फिर वो नुपुर तलवार से कहते हैं कि वो आरुषि के कमरे में जाकर इंटरनेट राउटर ऑन कर दे। नुपुर तलवार उठती है और आरुषि के रूम में चली जाती है। तब तक आरुषि भी जागे होती है और यही वो आखिरी लम्हा था जब नुपुर तलवार ने अपनी बेटी आरुषि को देखा, क्योंकि इसके बाद आरुषि के साथ जो होने वाला था उसने राजेश और नुपुर तलवार की जिंदगी तबाह कर दी। आरुषि के बेडरूम नुपुर और राजेश तलवार के कमरे के बिल्कुल पास था और उनकी नौकर का कमरा घर के बाहर के हिस्से की तरफ था। अगले दिन यानी 26 मई साल 2008 सुबह सुबह घर की मेड भारती मंडल राजेश तलवार के घर पहुंच जाती है। क्योंकि घर के नौकर हेमराज का कमरा घर के बाहर की तरफ ही था, इसलिए भारती के आते ही हेमराज तुरंत दरवाजा खोल देता था। पर 16 मई की उस सुबह भारती राजेश तलवार के घर की बेल बजाती रही, पर कोई बाहर नहीं निकला। कुछ देर बाद नुपुर तलवार बालकनी से घर की चाबी भारती को देने के लिए फेंक देती है, ताकि भारती बाहर से लॉक खोलकर अंदर आ जाए। लेकिन दरवाजे के पास आकर भारती देखती है कि दरवाजे पर तो ताला लगा ही नहीं, जिसके बाद भारती मंडल घर के अंदर एंटर होती है। तब तक राजेश तलवार भी अपने कमरे से निकलकर बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से राजेश तलवार की नजर ड्राइंग रूम की टेबल पर रखी स्कॉच की बोतल पर पड़ती है, जो कि पूरी तरह से खून से लथपथ थी। उस बोतल को देखकर नुपुर तलवार भी घबरा जाती है और राजेश तलवार को जल्दी से आरुषि का कमरा चेक करने को बोलती है। राजेश तलवार भागते हुए आरुषि के कमरे में जाते हैं। वैसे तो आरुषि के कमरे का दरवाजा कुछ ऐसा था कि उसे बाहर से सिर्फ चाबी से ही खोला जा सकता था, लेकिन उस दिन आरुषि के कमरे का दरवाजा भी लॉक नहीं था। राजेश तलवार जल्दी से आपाधापी में आरुषि के कमरे में पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वो आरुषि के कमरे के अंदर घुसते हैं, उन्हें जो दिखता है वो मंजर देखकर राजेश तलवार की रूह कांप जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाते हैं। उनकी चीखें सुनकर नुपुर तलवार भी आरुषि के कमरे की ओर भागती है और जो उनकी आंखों के सामने था वो दिल दहलाने वाला था। आरुषि अपने कमरे में तो होती है, पर जिंदा नहीं बल्कि एक लाश के तौर पर। आरुषि का पूरा बदन खून से सना हुआ था, उसके बेड में खून फैला हुआ था। आरुषि को इस हाल में देखकर नुपुर तलवार के होश उड़ जाते हैं। वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है और उसकी चीखें सुनकर घर की मेड भारती मंडल भी वहाँ पहुँचती है। भारती मंडल भागती हुई जाती है और जल्दी से सोसाइटी के लोगों को बुलाकर लाती है। थोड़ी देर बाद राजेश तलवार के घर में सोसाइटी के लोगों की भीड़ लग जाती है। कुछ देर बाद
मामले की जांच करने पुलिस भी राजेश तलवार के अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। पुलिस के पहुंचते ही राजेश तलवार ने बताया कि उनके नौकर हेमराज ने उनकी बेटी को मार डाला और वहां से भाग गया। राजेश तलवार के घर में मिले सबूत के आधार पर पुलिस को भी राजेश तलवार की बात पर यकीन हो गया, जिसके लिए एक और सबसे बड़ी वजह ये थी कि हेमराज घर से गायब था। जिसके बाद हेमराज की तलाश शुरू हुई। सुबह के लगभग 8:30 बजे आरुषि की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर आरुषि की बॉडी को घर वापस लाकर लगभग 1 बजे आरुषि का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जिसके बाद पुलिस एक बार फिर से राजेश तलवार के घर की तलाशी लेना शुरू करती है, जिस दौरान पुलिस के हाथ एक ऐसा बड़ा सबूत हाथ लगता है जिसने इस केस को एक ऐसा मोड़ दिया जिससे भयानक कुछ भी नहीं था। दरअसल तलाशी के समय पुलिस की नजर अचानक से घर के ऊपर की तरफ जाते हुए रास्ते पर पड़ती है, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। अजीब बात तो ये थी कि उस जगह पर नीचे से लेकर ऊपर तक खून के धब्बे लगे हुए थे। ऊपर तक जाने वाले दरवाजे पर ताला था, जिस पर पुलिस राजेश तलवार से ऊपर के दरवाजे की चाबी मांगने लगती है। पर जवाब में राजेश तलवार भड़कते हुए पुलिस वालों से कहते हैं कि वो यहाँ क्यों खाली अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, पहले जाकर हेमराज को तलाशे। और पुलिस भी इस बात को यहीं पर छोड़ देती है। 17 मई 2008 राजेश और नुपुर तलवार अपनी बेटी की अस्थियां विसर्जित करने के लिए हरिद्वार चले जाते हैं और तभी एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के गौतम भी क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं। जांच के दौरान जब के गौतम की नजर भी ऊपर जाती हुई सीढ़ियों पर पड़ती है, तब उन्हें भी कुछ चीजें बहुत अजीब लग रही थी। घर में उसके दरवाजे की चाबी तलाशने की काफी कोशिश की जाती है और आखिर में चाबी न मिलने पर पुलिस को मजबूरन दरवाजा तोड़ना पड़ता है। और अब जो पुलिस के सामने आने वाला था वो एक दिल दहलाने वाला मंजर था। पुलिस को छत पर एक लाश मिलती है, जिसके बाद तुरंत राजेश तलवार को कॉल किया जाता है और वापस बुलाया जाता है। फिर पुलिस हेमराज के एक दोस्त को बुलाती है और जिसके आने के बाद ये बात साफ हो जाती है कि वो लाश हेमराज की ही थी। हेमराज के दोस्त की इस गवाही के बाद अब पुलिस के सामने इस केस के 2 पहलू थे कि हो सकता है कि आरुषि और हेमराज का कातिल घर पर ही मौजूद है। दूसरा कि हो सकता है कि हेमराज के दोस्त विष्णु शर्मा, जिसको नौकरी से निकालकर राजेश तलवार ने हेमराज को नौकरी पर रख लिया और नौकरी छिन जाने के गुस्से में ये सब विष्णु शर्मा ने किया। लेकिन कुछ दिन बाद ही विष्णु शर्मा से पुलिस की शक की सुई हट जाती है, क्योंकि जांच में बात सामने आती है कि हत्या के दिन विष्णु शर्मा नेपाल में था। 23 मई 2008 पुलिस ने राजेश और नुपुर तलवार से पूछताछ शुरू कर दी। उन्हें गिरफ्तार करके दासना जेल भेज दिया गया। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गुरुदर्शन सिंह ने इस केस से जुड़ा एक और दावा पेश किया कि आरुषि को अपने पिता राजेश तलवार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चल गया था, जिस कारण वो अपने पिता से काफी नाराज थी। उसने घर से बाहर जाना बंद कर दिया था। साथ ही इस गुस्से में उसने घर के नौकर हेमराज से भी शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। और 15 मई 2008 की रात राजेश तलवार आरुषि के कमरे में जाते हैं। उस समय आरुषि और हेमराज आपत्तिजनक हालात में थे, जिसे देखकर राजेश तलवार अपना आपा खो बैठते हैं और हेमराज को मारते मारते छत की ओर ले जाते हैं। फिर उसके सर पर किसी भारी चीज से वार करते हैं। फिर वो नीचे आते हैं और खूब सारी शराब पीते हैं और तब अपने पूरे होशो हवास खो बैठने के बाद राजेश तलवार अपनी बेटी आरुषि का भी मर्डर कर देते हैं। हालांकि पुलिस के इस बयान से लोगों में गुस्से की लहर दौड़ गई और उल्टा पुलिस का ही विरोध होने लगा कि पुलिस आरुषि के कैरेक्टर पर सवाल खड़े कर रही है। जिसके बाद पुलिस ने अपना बयान बदला और कहा कि राजेश तलवार ने आरुषि की हत्या इसलिए की क्योंकि उसे राजेश तलवार के अफेयर का सच पता चल गया था, जिस पर वो अपने पिता को बार बार ब्लैकमेल कर रही थी। फिर हेमराज ने आरुषि का मर्डर होते हुए देख लिया था और जिसके चलते राजेश तलवार ने हेमराज को भी मार डाला। कुछ समय बाद ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है, जिस पर जांच के दौरान सीबीआई को कुछ ऐसा मिलता है जिसने पूरी कहानी को फिर से बदल दिया। अब सीबीआई के सामने इस केस का नया सस्पेक्ट आ चुका था, जिसका नाम था कृष्णा थदराही, जो राजेश तलवार के क्लिनिक में काम करता था। आरुषि की मौत के कुछ दिन पहले राजेश तलवार ने कृष्णा को किसी गलती के लिए बहुत बुरी तरह डांटा था, जिस बेइज्जती का असर कृष्णा पर काफी गहरा पड़ा था। और ये स्टेटमेंट इसलिए भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई क्योंकि जब कृष्णा के घर की तलाशी ली जाती है तो उसके घर से कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जिसको देखने के बाद सीबीआई भी हक्की बक्की रह जाती है। दरअसल कृष्णा के घर की तलाशी में सीबीआई को खून से सना तकिए
बंदूके का कवर और खोखरी मिलती है। और अब ये सबूत चीख चीख कर कह रहे थे कि हाँ, गुनाहगार कृष्णा ही है। अब कृष्णा का 9 जून 2008 को पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के बाद दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी कराया गया। फिर 12 जून 2008 को कृष्णा का नार्को टेस्ट भी कराया जाता है। कोई नेपाली ही मारा है ना वो हेमराज को कोई नेपाली मारा होगा ना। ये तो मैं कह नहीं सकता मैम। वजह क्या हो सकता है हेमराज को मारने का? मैम इन दोनों में आपस में इलीगल थे ही। क्या इलीगल रिश्ते थे इन लोगों में, अनिता दुरानी में और उसमें। हाँ ठीक है। तो क्या पता ये दिन उसने भी देख लिया। किसने? डॉक्टर तलवार के बेटे ने भी देख लिया। जिस नार्को टेस्ट के दौरान कृष्णा कहता है कि वो इस जुर्म के लिए अकेले जिम्मेदार नहीं था। उसने अपने एक और दोस्त राजकुमार का भी नाम लिया, जिसके बाद पुलिस ने 27 जून 2008 को राजकुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद अब बारी थी एक और सस्पेक्ट के गिरफ्तार होने की, जो कि था विजय मंडल राजेश तलवार के पड़ोसी पुनीत टंडन के घर पर काम करता था। राजकुमार के पॉलीग्राफ टेस्ट के मुताबिक हेमराज ने कृष्णा, विजय और राजकुमार को 15 मई को पार्टी के लिए घर बुलाया था, जिसके बाद चारों ने खूब शराब पी ली थी। और बातों ही बातों में कृष्णा ने कुछ दिन पहले क्लिनिक में राजेश तलवार की बदसलूकी के बारे में कहा कि वो उस बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। और ये सभी बातें आरुषि ने सुन ली। उसने कृष्णा से कहा कि वो ये सारी बात अपने पिता को बता देगी। और जब हेमराज ने इस बात का विरोध किया और कृष्णा को भागने से रोकने लगा तो हेमराज को भी मार दिया गया। लेकिन कृष्णा के 2 अलग अलग बयान आने के बाद तीसरे बयान के मुताबिक शराब पीने के बाद पहले राजकुमार आरुषि के कमरे में चला गया, जिसके बाद राजकुमार ने आरुषि के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। और जब आरुषि ने बचने की कोशिश की तो कृष्णा ने अपनी खोखरी से आरुषि के गले पर वार कर दिया। और बाद में जब हेमराज इन तीनों को धमकी देता है कि वो सबको सच बता देगा तो ये तीनों उसे भी छत में ले जाकर उसकी भी हत्या कर देते हैं। 11 जून 2008 अब विजय मंडल, राजकुमार और कृष्णा के खिलाफ जांच आगे बढ़ रही थी। लेकिन तभी और कुछ ऐसी अजीब बातें सामने आती हैं जिन्होंने इस केस को फिर से वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वो शुरू हुआ था। दरअसल इस केस में कृष्णा के मकान मालिक के जौहरी ने ये बयान दिया कि कृष्णा तो उस वारदात की रात कमरे में ही था। वही ठीक यही बयान विजय मंडल के मालिक टंडन ने भी दिया। और इस केस के तीसरे आरोपी राजकुमार की मालकिन अनीता दुर्रानी ने भी गवाही में यही बोला कि राजकुमार को भी उन्होंने रात के लगभग 12:30 बजे तक अपनी आंखों के सामने ही देखा था। और साथ ही अब बात करें कृष्णा के कमरे में मिले सबूतों की, तो कृष्णा के कमरे में बरामद हुई खोखरी में जो खून लगा था वो किसी इंसान का नहीं बल्कि जानवर का था। जिसके बाद इस केस में इन तीनों के खिलाफ कोई भी सबूत न मिल पाने के कारण सितंबर 2008 को इन तीनों को रिहा कर दिया गया। और जब विजय मंडल ने बताया कि सीबीआई की जोर जबरदस्ती पर उन्होंने ये बयान दिया, जिस पर तुरंत कार्यवाही करते हुए इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए नई सीबीआई टीम को अपॉइंट किया गया और एसपी एजीएल कॉल को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया गया। इस केस की जांच अब फिर से शुरू हो गई, जिसके बाद एक बार फिर ऐसा खुलासा होता है जिससे इस केस की इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने एक नई उलझी हुई गुत्थी थी, जिसमें आरुषि का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर नरेश राज और सुनील दोहा ने बताया कि जांच में ऐसा लग रहा था कि आरुषि के प्राइवेट पार्ट्स को बहुत अच्छे से साफ किया गया है और हेमराज के सूजे हुए पार्ट्स को देखकर भी ऐसा लग रहा था कि वो मरने से पहले सेक्सुअली इन्वॉल्व था। और जो डॉक्टर आरुषि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर रहे थे उस तक अपनी जान पहचान का इस्तेमाल करके राजेश तलवार ने ये बात सब तक पहुँचने से मना कर दी कि आरुषि का रेप हुआ था। आरुषि के सर पर उस गहरी चोट के बारे में एनालाइज करते हुए डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आरुषि के सर पर वार किसी गोल्फ क्लब से किया गया है, क्योंकि आरुषि के सर पर लगा निशान ट्रायंगुलर शेप इस बात का सबूत था, जैसा सेम गोल्फ क्लब राजेश तलवार के घर पर भी पाया गया। और सीबीआई की टीम को ये पूरा शक था कि हो न हो आरुषि के सर पर वार भी उसी गोल्फ क्लब से किया गया था। पर सीबीआई की टीम को राजेश और नुपुर तलवार के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न मिलने के कारण 19 दिसंबर 2010 को सीबीआई ने कोर्ट में इस केस को क्लोज करने की अर्जी डाल दी। हालांकि अपनी रिपोर्ट में सीबीआई ने राजेश और नुपुर तलवार को ही प्राइम सस्पेक्ट माना और बाकी 3 लोगों को बेगुनाह माना, लेकिन इस रिपोर्ट में राजेश तलवार को दोषी साबित करना राजेश तलवार को मंजूर नहीं था। इसलिए वो खुद पर उठाए गए सवाल का जवाब मांगने कोर्ट पहुंच गए और फिर से इस केस को ओपन किया गया। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एजीएल कॉल ने इस केस का एक और नया पहलू सामने रखा।
जिसके मुताबिक 15 मई 2008 की रात के वक्त राजेश तलवार को आरुषि के कमरे से आवाजें आती हैं। कमरे में पहुंचकर राजेश तलवार आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक स्थिति में पाते हैं और तब राजेश तलवार गुस्से से आग बबूला होकर हेमराज के सर पर गोल्फ क्लब से जोर से वार करते हैं। जब वो दूसरी बार उस पर वार करते हैं उसी वक्त आरुषि के सर पर भी चोट लग जाती है और हेमराज और आरुषि की मौत हो जाती है। घर में शोर सुनकर नुपुर तलवार भी भागते हुए कमरे में आते हैं। राजेश और नुपुर तलवार हेमराज की लाश को चादर में लपेटकर उसे छत पर ले जाते हैं और सर्जिकल ब्लेड से उसका गला रेत देते हैं। फिर छत के दरवाजे को लॉक करके वो नीचे आरुषि के पास आते हैं और नुपुर तलवार उसके प्राइवेट पार्ट्स को साफ करती है और सर्जिकल ब्लेड से राजेश तलवार उसका गला काट देते हैं ताकि सबको लगे कि आरुषि और हेमराज का किसी ने मर्डर कर दिया है। फिर राजेश तलवार ने घर के दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया और फिर से हेमराज के कमरे से होते हुए घर के अंदर एंटर हो गए। 26 नवंबर 2013 को सीबीआई की पेश इस रिपोर्ट के आधार पर राजेश और नुपुर तलवार को आरुषि मर्डर केस में दोषी करार देते हुए गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जनवरी 2014 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में राजेश और नुपुर तलवार ने निचली अदालत के खिलाफ अपील की, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन टीम पर ही उल्टा आरोप लगा दिए कि उन्होंने राजेश और नुपुर तलवार के खिलाफ अपनी मनगढ़ंत कहानी रची, जिनके उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। तब पुलिस के पास भी कोई चारा नहीं था। राजेश और नुपुर तलवार को जेल से रिहा कर दिया जाता है। 8 मार्च 2018 को सीबीआई ने फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मंजूरी भी मिल गई है। तो कहा जाए तो इतने सालों के बाद भी इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले का ना तो नकाब उतरा और न ही उस मासूम बच्ची को किसी भी तरह का इंसाफ मिला। तो आरुषि हत्याकांड की कहानी इतने सालों बाद भी अनसुलझी ही रह गई, जिसमें सबूत और गवाह दोनों मिले तो सही, लेकिन उसके बावजूद भी अपराधी नहीं मिल पाया। क्या राजेश और नुपुर तलवार बेकसूर हैं या फिर वही गुनाहगार हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।